जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए, और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए आपको इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। आपको बोलना है कि हमको बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, चोटियों का उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही विकल्प को चुनें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन शायद कल भी हमने आपको कराया था, इसलिए आप सभी का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी को नीचे यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। बताइए, चोटियों का उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो सबसे ऊंचाई आपका कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, सबसे ऊंचाई हो जाएगा कंचनजंगा। ये 1 नंबर हो जाएगा। ये सिक्किम में है और ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन K2, लेकिन वर्तमान में भारत में है कंचनजंगा। तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी हो जाएगा, उत्तराखंड पड़ेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। उसके बाद आपका हो जाएगा दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर आपका हो जाएगा नंदा देवी यानी 1, फिर आपका 4, फिर तीसरे स्थान पर आपका आ जाएगा अनाईमुड़ी जो कि 3 नंबर में है, और चौथे स्थान पर आपका 2 हो जाएगा दोदा बेटा, यानी कि 14, 32। देख सकते हैं डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे ये पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में बिहार पुलिस के बैच में। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन सब हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो एक आपका शुक्र, दूसरा बुध, दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेटेराइट मिट्टी उगाने में बहुत उपयोगी होती है, बताइए क्या? लेटेराइट मिट्टी जो है किसको उगाने में बहुत उपयोगी होती है? तो लेटेराइट जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या अर्थ होता है? ईंट होता है। और यह मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ नहीं होती है, और इसमें जो सबसे बहुत उपयोगी है ये आपका चाय, कॉफ़ी और काजू हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। बाकी कपास के लिए आपका सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, ये बता चुके हैं। इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी को। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आज से पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सारा क्लास का PDF, क्लास का नोट्स सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो वायुमंडल में टोटल 5 परत होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि दूसरा परत है नीचे से। पहला परत का नाम क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। दूसरा परत का नाम है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर होता है। तो ओजोन छिद्र जो है ये मुख्यतः जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, CFC गैस जो कि ओजोन छिद्र के लिए हानिकारक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें
अभी हमने आपको बताया लेटराइट मिट्टी जो है इसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है, और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नारियल हो गया, चाय, कॉफ़ी, काजू, ये सभी फसलें उगाई जा सकती है। और ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो ये मिट्टी कहाँ होगा? जहाँ पर भारी वर्षा होगा। तो देखिए भारी वर्षा दिया हुआ है और उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मैरियाना खाई है, कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मैरियाना खाई, जो कि किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर में। अच्छा, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो अटलांटिक महासागर। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि, यानी कि सोपान कृषि। देखिए होता क्या है, पहाड़ी तीव्र ढालों पर मिट्टियों का कटाव अधिक होता है, इसलिए इस कटाव को रोकने के लिए ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती है, और इस पद्धति को कहते हैं सोपानी कृषि। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सह लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का महाराष्ट्र राज्य यूरोप के पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछे उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा जनसंख्या में बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल के क्रम में बिहार का स्थान कौन सा है भारत में, बताइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो हमने ज्योग्राफी क्लास में आपको बताया था, ये जैसे भारत का मैप है, इधर आपका अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि अपना जल अरब सागर में गिराती है, वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है, यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख है नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और जो रिफ्ट वैली से होकर बहेगी वो आपका है नर्मदा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है पश्चिम की ओर, और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, जो कि बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, सोन नदी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का नाम है वृद्ध गंगा भी इसे बोला जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नदियों के बहुउद्देशीय नाम और बांध। चलिए, यहाँ पे नदियों का नाम दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम, और यहाँ पर नदी का नाम है। तो राणा प्रताप कहाँ पर हो जाएगा? तो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा आपका चंबल नदी। चंबल नदी दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। सलाल परियोजना हो जाएगा चिनाब नदी, तो ये हो जाएगा चौथा। टिहरी बांध आप सभी जानते हैं, भागीरथी नदी हो जाएगा। और नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी। तो यहाँ पर देखिए, एक का आपका 2 हो जाएगा चंबल नदी, 2 का आपका हो जाएगा 4, यानी कि 2 के बाद 4, फिर टिहरी का हो जाएगा 1, 2, 4, 1।
देखिए किस ऑप्शन में 241, तो यहाँ पर 241, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों अगर आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए वन लाइनर फॉर्म में पिछले 10 सालों का, तो वो भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य क्या है? तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, और ये श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियां क्या है? देखिए गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ फसल का उदाहरण है गन्ना, ठीक है। तो गन्ना उगाने के लिए जो है यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, जलवायु परिस्थितियाँ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ये औसत तापमान है इसके लिए। और वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। इसको याद कर लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो कई बार बता चुके हैं 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, प्रोजेक्ट टाइगर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, भारत पाकिस्तान हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। चलिए सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सवाना चारागाह का विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? ये क्वेश्चन शायद हमने परसों भी आपको बताया था क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार या फिर इंग्लिश में कार्टोग्राफर कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गरजने वाला चालीसा डैश ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है पश्चिमी पवन से संबंधित है, जिसको पछुआ पवन भी बोला जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो साथियों बेसाल्टी लावा जो है दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। कहाँ पर? दक्कन ट्रैप में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है? तो इसको बर्फानी तूफान कहते हैं। वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? तो यह है ऐश्वरी। यहाँ पर खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है ऐश्वरी में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नील नदी का पानी किस में गिरता है? चलिए बताइए इसका आंसर। नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसको सही कर लीजिए, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। नील नदी पूर्वी अफ्रीका से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पूर्वी अफ्रीका या केवल अफ्रीका याद रखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। चलिए और ऑप्शन यहाँ पर है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शॉर्ट में CAG बोला जाता है। पद के बारे में 148 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी आप सभी जानते हैं, महावीर स्वामी की यहाँ पर मृत्यु होती है पावापुरी में। ठीक है। तो ये हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? देखिए, दिन और रात के तापमान में उस क्षेत्र में अंतर नहीं होगा जो भूमध्य रेखा से निकट होगा। तो भारत का ये राज्य है, जैसे मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है। और इस तरह से हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकट में कौन सा राज्य आएगा? क्या राजस्थान होगा, बिहार होगा, केरल होगा, पंजाब होगा? तो दक्षिण में भारत कौन सा है? तो बिहार तो उत्तर में हो जाएगा, राजस्थान भी तो इधर आ जाएगा पश्चिम में, तो पंजाब भी नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा, तो बच्चा आपका केरल। केरल यहाँ पर है। ठीक है। तो जो कि भूमध्य रेखा से नज़दीक में है। तो यहाँ पर ही दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। केरल हो जाएगा। और अगर क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार में भी होगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर भी अंतर ज़्यादा नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और इसको भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। ठीक है। और आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। चौथा ये है धार्मिक। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 29-30 में आता है। 29-30। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। ठीक है। 31 अभी नहीं है। तो ये 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं वायुमंडल में टोटल 5 परत है। पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। समताप मंडल में क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उदयन। ठीक है। उदयन जो है हर्यक वंश का तृतीयक शासक था, तीसरे नंबर का शासक था। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। और इसने भी अपने पिता
अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसके पिता जो थे अजातशत्रु, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो यह है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसमें सरकार को विश्वास प्रस्ताव साबित करना पड़ता है, नहीं तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। यानी सदन में विश्वास मत प्राप्त अगर नहीं कर पाती है सरकार तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव को कहाँ पर पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है या नहीं, तो आपको आंसर करना है नहीं उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मैक्सिमम जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन में देखिए प्राकृत दिया हुआ है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब्दुल समद जो है अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख चित्रकार थे। और पूछा जाता है दसवंत एवं बसावन, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। दसवंत और बसावन ये भी अकबर के दरबार के अन्य चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है, पटना में, बिल्कुल सही है। राजेंद्र पुल भी गंगा नदी पर है। विक्रमशिला पुल की बात करें, ये भी गंगा नदी पर है। जबकि अब्दुल बारी सेतु ये सोन नदी पर है। ठीक है, सोन नदी पर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु है, ये बताना है। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आवाहन करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बाकी सबका नोट्स बनाकर हम आपको दे देंगे। तो ये हो जाएगा जट जाटिन। जट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है और खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। यह पुरुष और महिला की एक जोड़ी द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जट जाटिन। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। बताइए, सत्ता हस्तांतरण के समय इन राज्यों में से किस एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो ये हो जाएगा मैसूर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो 1973 में। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। अब 8 भाषाएं कौन कौन सी है, कब कब जोड़ा गया है, ये पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में बता चुके हैं और इसका नोट्स बनाकर भी डाल चुके हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में याद कर सकते हैं। तो जो मैथिली भाषा है इसको कब जोड़ा गया था, तो ये बताना है। तो 2002 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 2002 में जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा CISF। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
तो एक है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और एक है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून लागू किया गया था और इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो 15 मार्च को, दोनों याद रखिएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए, डेली हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अभी हमने आपको बताया टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक में है। तो बताइए यहाँ पर 14 से 18 में कौन आएगा? तो 14, 12 तो होगा नहीं, ठीक है। और 17 में क्या है? 17 में तो इसमें हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल 17 में। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? चलिए बताइए, किस संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51A जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसके लिए भाग है 4A, ठीक है। और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत देश में पंचायती राज लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संशोधन 1992 और ये जो संशोधन है 1992 वाला लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत जितने भी सदस्य हैं सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो जिनको भी बैच चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप मिलेगा नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं।